बच्चों कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा चौथा अध्याय चल रहा है औद्योगिकीकरण का युग, यानी औद्योगिकीकरण के बारे में जो प्रारंभ हुआ था उसके बारे में हमारा अध्ययन चल रहा है। और आज का हमारा विषय है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। बच्चों पिछले भागों के अंदर हमने एक तो सबसे पहले आदि औद्योगिकीकरण के बारे में अध्ययन किया था, यानी जो औद्योगिकीकरण की प्रारंभिक अवस्था थी उसके बारे में अध्ययन किया था, यानी जब गांवों के अंदर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और शहरों के सौदागरों के द्वारा वो प्रक्रिया चलती थी। उसके बाद में हमने अगले भाग में कारखानों का उदय हुआ। ब्रिटेन के अंदर जो पूरे भूदृश्य पर कारखाने ही कारखाने दिखाई देने लग गए थे और चारों तरफ उसके सभी शहरों के अंदर कारखानों की एक तरह से बाढ़ सी आ गई थी, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी। अब आज का जो हमारा विषय है वो है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। बच्चों विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन के अंदर मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। विक्टोरिया कालीन से मतलब है विक्टोरिया काल अगर आप माने तो 19वीं शताब्दी के जो मध्य वाला भाग है, यानी 1820 से लेकर के 1900 तक के जो आसपास का समय है वो विक्टोरिया काल कह सकते हैं हम उसे। और उस समय ब्रिटेन के अंदर मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, यानी काम चाहने वाले लोग बहुत थे, मजदूरों की कोई कमी ही नहीं थी, श्रमिकों की एक तरह से बाढ़ सी थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गांव के गरीब किसान और बेकार लोग जो जिनके पास कोई काम ही नहीं होता था, बेकार से मतलब यहां जिनके पास कोई काम नहीं था, वो कामकाज की तलाश में शहरों की तरफ ही जाते थे। शहरों में उनको रोजगार की कोई ना कोई उम्मीद होती थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। और जब श्रमिकों की बहुत बहुतायत होती है तो वेतन अपना आप ही गिर जाते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रमिक हैं, मजदूर हैं, खूब आसानी से मिल रहे हैं तो वेतन तो अपने आप ही जो मालिक है वो कम देगा ही, उद्योगपति कम देगा ही। जब श्रमिकों की बहुतायत होती है तो वेतन गिर ही जाते हैं। इसलिए जो उद्योगपति थे उनको श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी, जितने भी श्रमिक चाहिए उनको उपलब्ध थे और उनके वेतन के मद में भी कोई ज़्यादा उनका खर्चा नहीं आता था, ज़्यादा लागत नहीं लगती थी। इसलिए उद्योगपतियों को ना तो श्रमिकों की कोई कमी थी और ना ही उनके वेतन के मद में कोई भारी लागत लगती थी। और उद्योगपतियों को ऐसी कोई मशीनों में भी ज़्यादा उनकी दिलचस्पी नहीं थी जिससे कि उनको श्रमिकों से यानी मजदूरों से छुटकारा मिल जाए, भाई मशीन लगा लें और मजदूरों से काम नहीं करवाना पड़े, ऐसी भी उनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। और इससे तो क्या है, वो मशीन लगाने से उनको खर्चा भी बहुत दिख रहा था कि भाई मशीन लगाएंगे तो बहुत सारा खर्चा भी आने वाला है, उससे भी वो बचना चाहते थे। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसके कारण उन्हें मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और उन मशीनों के कारण बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो। मशीन लगाएंगे तो कारखाना स्थापित करना पड़ेगा, उसके अलावा उसकी मेंटेनेंस का खर्चा होगा, मरम्मत का खर्चा होगा, कभी मशीन खराब हो जाए तो फिर उसको ठीक कराने के लिए मिस्त्री बुलाओ, उसके पुर्जे मंगाओ। इस प्रकार से बहुत सारा जो अतिरिक्त खर्चा है उससे बचा जा सकता था अगर वो मजदूरों के द्वारा काम करवाते थे। अब देखिए मौसमी आधार पर मजदूरों की मांग, सीजनल, यानी आप देखते होंगे कि जैसे सीजन के आधार पर मजदूरों की मांग घटती बढ़ती रहती है। तो बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जिनके अंदर श्रमिकों की मांग मौसम के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। कभी काम ज़्यादा होता है तो ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, काम कम होता है तो कम मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे सीजन के आधार पर श्रमिकों की मांग घटती बढ़ती रहती है। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों में और शराब खानों के अंदर जाड़ों के दिनों में बहुत ज़्यादा काम होता था तो उस समय वहां पर बहुत ज़्यादा मजदूरों की उनको ज़रूरत रहती थी। गैस घरों और शराब घरों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था, इस दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी। और क्रिसमस के अवसर पर बुक बाइंडर होते थे और प्रिंटर होते थे, उनको भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी, उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जो जहाज होते थे उनकी मरम्मत के लिए, उनकी साफ सफाई का काम और उनकी सजावट का जो भी सारा काम होता था वो भी सारा का सारा जाड़ों के दिनों में ही होता था। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई और सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था।
और जिन उद्योगों के अंदर मौसम के अनुसार उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, उन उद्योगों के अंदर उद्योगपति केवल मजदूरों से ही काम कराना पसंद करते थे, वहां मशीनों की वो आवश्यकता नहीं समझते थे। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहां उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। यानी कई मौसम के हिसाब से उनका काम बढ़ जाता था, कभी घट जाता था, तो जब घट जाता था तो मजदूरों को हटा देते थे, तो उनकी बचत हो जाती थी। और मशीनों का तो खर्चा लगातार ही चलता रहता है, इसलिए वो ऐसे समय पर जब काम उत्पादन घटता बढ़ता रहता है तो वो मजदूरों से ही काम कराना पसंद करते थे, ना कि मशीनों से। अब देखिए, एक विल थॉर्न नाम का एक मजदूर था, उसकी कहानी है, और उसने काम की तलाश में निकलने वाले मजदूरों में से एक थे। मौसमी काम, यानी जब मौसम के हिसाब से काम मिलते हैं, उस काम की तलाश में जाने वाले विल थॉर्न एक मजदूर थे, उनकी ये कहानी है। और उन्होंने ईंट ढोई और अन्य छोटे मोटे काम किए, और फिर वो जो नौकरी की इच्छा में जो लंदन गए थे, उसका उन्होंने वृतांत यहाँ पर लिखा है। वह बताते हैं कि नौकरी के इच्छुक किस तरह पैदल लंदन जाते थे। उन्होंने यहाँ अपनी कहानी बताई है कि भाई, मुझे शुरू से ही लंदन जाने की बड़ी इच्छा थी कि मैं लंदन जाना चाहता था, और मेरा एक दोस्त लंदन के अंदर ही एक नौकरी करता था, तो उसके वहाँ से जब पत्र आते थे और मैं उन पत्रों को पढ़ता था, तो मेरी इच्छा और भी ज़्यादा बलवती होती चली गई कि मुझे लंदन जाना ही है। और इस प्रकार से मैंने लंदन जाने का विचार बनाया। ये बात नवंबर 1881 की है। और मैंने अपने जो दो दोस्तों को साथ में लिया, और उन दोनों दोस्तों के साथ में मैंने लंदन जाने का काम प्रारंभ कर दिया। लेकिन हमारे पास पैसा तो ज़्यादा था ही नहीं, हमारे पास तो केवल इतना ही पैसा था जो हम रास्ते के अंदर खा पी सकते थे, वो भी पर्याप्त नहीं था देखा जाए तो। हम तो ये सोचा था हमने तो कि वहाँ जाएंगे और जाते ही हमको हमारा मित्र मिल जाएगा और हमको वो रोजगार दिला देगा और हमारी नौकरी प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार से हम हमारे गाँव से लंदन के लिए निकल पड़े। लेकिन हम जब चलते थे तो लगभग 20, उसने कहा है कि हम जब चलते थे तो लगभग 20 मील प्रतिदिन की यात्रा करते थे। कई बार वो यात्रा कम भी रह जाती थी, लेकिन औसतन 20 मील प्रतिदिन हम यात्रा करते थे। 3 दिन के बाद में हमारे जो पैसे थे वो तो सारे के सारे खत्म ही हो गए। अब हम वहाँ से आगे बढ़े तो एक दिन तो हमको मतलब जो एक पूरा भूसे का ढेर था, उसके तल में वहाँ नीचे लेट करके ही पूरी रात गुजारनी पड़ी। और एक बार एक खेत के अंदर एक शेड थी, उसके नीचे सो करके रात गुजारनी पड़ी। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि खुले में ही हमको 2 रातें तो ऐसे गुजारनी पड़ी। फिर हम लंदन पहुंच गए। वहां जा करके हमने हमारे मित्र को ढूंढने का प्रयास किया, और फिर बड़ी मुश्किल से हम उसको ढूंढते रहे, लेकिन फिर भी वो हमको मिला ही नहीं, यानी हम ढूंढने में नाकामयाब रहे। अब हम वहाँ पर हमारे पास सारे जो पैसे थे वो तो सारे ख़त्म ही हो चुके थे, और हम वहाँ लंदन में इधर उधर घूमते थे सड़कों पर इधर उधर। ना हमारे पास पैसे थे, ना रुकने की व्यवस्था थी, ना सोने की व्यवस्था थी। तो एक रात तो हमने फिर वहाँ पर एक पुरानी इमारत मिल गई थी, एक बिल्डिंग, उसमें जा कर के हमने सो करके रात गुजारी। अगले दिन वहाँ से निकले और वहाँ पर हम ढूंढते और एक जो गैस हाउस था, गैस वर्क्स हाउस, वहाँ पर हम पहुँच गए। वहाँ जा कर के और हमने अर्जी दी नौकरी के लिए। लेकिन हमारे आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही कि वो जो जिस दोस्त को हम ढूंढते वहाँ पहुँचे थे वो हमको वहीं पर ही मिल गया। और फिर हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने मेरी अर्जी ली और अपने फॉरमैन से कह करके मुझे नौकरी पर रखवा लिया था। इस प्रकार से जो उस समय मजदूर थे, मौसमी मजदूर, वो जाया करते थे, शहरों के अंदर जाते थे और वहाँ नौकरी की तलाश में, और फिर वहाँ उनको कई बार नौकरी मिल भी जाती थी, कई बार नहीं भी मिलती थी। मैं हमेशा लंदन जाना चाहता था। मेरी इच्छा हमेशा एक पुराने दोस्त के खतों को पढ़कर और मजबूत हो जाती थी। वह ओल्ड कैंट रोड गैस वर्क्स में काम करता है। आखिरकार मैंने जाने का मन बना लिया। नवंबर 1881 की बात है, और 2 दोस्तों के साथ मैं सफ़र पर निकल पड़ा। हम इस आशा से भरे हुए थे कि वहां पहुंचते ही अपने दोस्त की मदद से हमें रोजगार मिल जाएगा, कि जैसे हम वहां पहुंचेंगे हमारा दोस्त हमको वहां नौकरी दिला देगा। जब हम निकले तो हमारे पास खास कोई पैसा नहीं था। लंदन तक के रास्ते के लिए खाने और रात को ठहरने का पैसा भी नहीं था। यानी इतना पैसा भी नहीं था कि हम लंदन पहुंचे, रास्ते के अंदर ठहर जाएं, रुक जाएं, खा लें, पी लें, इतना भी हमारे पास में पर्याप्त पैसा नहीं था। कई दिन हम 20 मील और कई बार उससे कम पैदल चलते थे। यानी कई बार तो 20 मील की यात्रा कर लेते थे, लेकिन कई बार वो कम भी रह जाती थी। तीसरे दिन हमारे पैसे खत्म हो गए। जो पैसे ले गए थे रुकने के और खाने के लिए, वो सारे के सारे तीसरे दिन ही खत्म हो गए। 2 रातें हमने बाहर ही सोते हुए गुजारी, एक बार भूसे के ढेर के तले और एक बार खेत में बने एक शेड के नीचे। इस प्रकार से खुले के अंदर हमने रातें गुजारी थी। लंदन पहुंचने पर मैंने अपने दोस्त को ढूंढने का प्रयास किया,
लेकिन नाकामयाब रहा। वो कहता है विल्थोर्न कि मैंने वहां जाकर के मेरे दोस्त को खूब ढूंढा लेकिन वो मिला ही नहीं। पैसा तो जा ही चुका था, इसलिए अब हमारे पास देर रात तक यहाँ वहाँ भटकते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो जो खर्चा ले गए थे वो तो रास्ते में खत्म हो गया था। अब उनके पास रुकने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, खाने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो वो बस इधर उधर रात को इधर उधर ही भटकने में अपना टाइम पास करते थे। शाम को हम सोने का कोई ठिकाना ढूंढते थे। हमने एक पुरानी इमारत ढूंढी और एक रात उसी में बिताई। अगले दिन इतवार था, यानी ढूंढते ढूंढते कि भाई कोई ठिकाना मिल जाए, और हम एक इमारत में पहुंच गए। पुरानी इमारत थी, पुरानी बिल्डिंग थी, और एक रात हमने वहीं सो करके गुजारी। अगले दिन इतवार था और इतवार के दिन हम दोपहर बाद ओल्ड कैंट गैस वर्क्स में पहुंच गए। वहां हमने काम के लिए अर्जी दे दी। यह देखकर मेरे अचरज की सीमा न थी कि हम जिसे ढूंढ रहे थे वह वहीं काम कर रहा था। वो दोस्त जिसको ढूंढते हुए वो वहां पहुंचे थे, वो बाई चांस ही उनको वहीं उसी गैस वर्क्स के अंदर मिल गया था। उसने फॉरमैन से कहकर से बात की और मुझे नौकरी पर रख लिया गया था। इस प्रकार से ये जो मौसमी कामगार लोग थे उनकी एक कहानी थी, जो सीजन के हिसाब से काम पर जाना पसंद करते थे। देखिए, काम की तलाश में निकले लोग, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1879 की ये एक चित्र है। इसके अंदर कुछ लोग ये ऐसे यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये इनकी गाड़ी है, गाड़ी के द्वारा ये चलते रहते थे, इधर से उधर यात्राएं करते रहते थे, सामान बेचने का काम करते थे, और जहाँ भी कोई काम मिल जाता तो अस्थायी काम भी वहाँ भी ये प्रारंभ कर देते थे। कुछ लोग छोटी मोटी चीज़ें बेचते थे और अस्थायी काम तलाशते हुए हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। यानी एक कभी इस स्थान पर यहाँ कोई नौकरी मिल गई तो यहाँ कर लिया और फिर दूसरी जगह चले गए, और इस बीच में वो सामान का बेचने का खरीदने का काम भी उनका चलता रहता था। अब देखिए, अगला विषय है इंसानी निपुणता। देखो बच्चों, बहुत सारे ऐसे उत्पाद होते हैं जिनको केवल हाथ से ही बनाया जाता था, यानी वो हाथ से बने हुए ही अच्छे लगते थे और हाथ से बनी हुई चीज़ों को ही वो पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पाद ऐसे थे जो केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से तो एक जैसे और तय किस्म के बहुत सारे उत्पाद पैदा किए जा सकते हैं। मशीन है, वो तो एक जैसे ही उत्पाद बनाएगी, पहले से फिक्स है उसका, तो उसी प्रकार के उत्पाद बनाएगी। ये बात जरूर कि बहुत बड़ी संख्या में वो उत्पाद बना देती है। मशीनों से तो एक जैसे तथा तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजारों में तो अक्सर जो बारीक डिजाइन और खास आकार वाले जो चीजें थी उनकी ही मांग बनी रहती थी। जिनकी बारीक डिजाइन होती थी उनको लोग पसंद करते थे, खास विशेष आकार वाली चीजों को ही लोग पसंद करते थे। लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीजों की काफी मांग रहती थी। जैसे हम उदाहरण के लिए देखें तो 19वीं शताब्दी के मध्य के अंदर ब्रिटेन के अंदर 500 प्रकार के हथौड़े और 45 प्रकार की कुल्हाड़ियां काम में आती थी। यानी इतने प्रकार की कुल्हाड़ियां और हथौड़े बनाए जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनाई जा रही थी। इन कुल्हाड़ियां और हथौड़ों को बनाने के लिए मशीनों की जरूरत नहीं थी, इसके लिए इंसानी निपुणता की आवश्यकता थी। ये इंसान के हाथ के द्वारा ही बनाई जा सकती थी। इन्हें बनाने के लिए मशीनों की नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की जरूरत थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन के अंदर उच्च वर्ग के जो लोग थे, उच्च वर्ग के लोगों में बात करें जैसे कि कुलीन वर्ग के लोग थे या जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, वो हाथ से बनाई हुई चीजों को ही पसंद करते थे। मशीनों से बनाई हुई चीजों ने पसंद ही नहीं आती थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग जैसे कुलीन और पूंजीपति वर्ग के लोग हाथों से बनी चीजों को ही तरजीह देते थे। उनका मानना था कि जो हाथों से बनी हुई चीजें होती हैं वो परिष्कृत होती हैं, वो सुरुचिपूर्ण होती हैं और वो परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक होती हैं। हाथों से बनी चीजों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। हाथ से बनाई हुई चीजों की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि उनको एक एक करके बनाया जाता है इसलिए उनकी डिजाइन भी बहुत अच्छी होती है, उनकी फिनिशिंग अच्छी होती है, उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिजाइन भी अच्छा होता था। और जो चीजें मशीनों में बनाई जाती थी, यानी मशीनों में बनाए जाने वाले उत्पादों को तो वो क्या करते थे, उपनिवेशों को निर्यात कर देते थे, वहां बेच देते थे। मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। अब देखिए, लोहे की फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहा है। उत्तर पूर्व इंग्लैंड का यह चित्र है। विलियम बेल स्कॉट ने पेंटिंग की थी 1861 का
ये बनाया हुआ चित्र है। इसमें देखिए यहां पर श्रमिक मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए 19वीं शताब्दी के अंदर बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने मजदूरों को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया था, और वो इस प्रकार से उनको दिखाते थे जैसे कि राष्ट्र की सारी पीड़ाओं को मजदूर ही झेलते हैं, मजदूर ही राष्ट्र की पीड़ाओं को झेलते हुए उनके चित्रों में दिखाई देते थे। 19वीं सदी के आखिर में बहुत सारे कलाकार मजदूरों को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने लगे थे, उनको आदर्श मानते थे। देश की सारी पीड़ाओं को उठाने वाले मजदूर वर्ग के लोग ही हैं, उन्हें राष्ट्र के लिए पीड़ा झेलते हुए दिखाया जाता था। और जिन देशों के अंदर मजदूरों की कमी होती थी वहां के उद्योगपति मशीनों के द्वारा ही अपने उत्पादन का कार्य करते थे, यानी मशीनों को इस्तेमाल करते थे, क्योंकि कम से कम मजदूरों के द्वारा ही वो अपना काम निकाल सकें, जिससे मतलब कम मजदूर होते ही नहीं थे उन देशों के अंदर, बहुत कम होते थे, तो मशीनों के द्वारा काम करते थे और बहुत कम से कम मजदूरों के द्वारा ही उनका जो कार्य था वो उसको इस्तेमाल करके, वो कम मजदूरों का इस्तेमाल करके उस कार्य को पूर्ण कर लेते थे। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती है वहां उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सके। 19वीं शताब्दी के अंदर अमेरिका में भी यही स्थिति थी, यानी मजदूरों की बहुत कमी थी, इसलिए वहां के लोग मशीनों से काम कराना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि मजदूर लाएं कहां से जब मजदूर है ही नहीं, और अगर आते थे तो उनके वेतन बहुत ज्यादा होते थे, वो बहुत महंगे पड़ते थे, इसलिए वो मशीनों से काम कराना पसंद करते थे। लेकिन ब्रिटेन में स्थिति यह ऐसी नहीं थी। ब्रिटेन में तो कामगारों की कमी ही नहीं थी, वहां तो श्रमिकों की कोई कमी ही नहीं थी। 19वीं सदी के अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। मजदूरों की जिंदगी के बारे में बात करते हैं हम, तो देखिए जब बाजार में श्रम की बहुतायत हो गई थी तो इससे मजदूरों की जिंदगी भी बहुत प्रभावित हुई थी, यानी मजदूर बहुत मिलने लग गए थे, इससे जो मजदूरों की जिंदगी पर भी बहुत प्रभाव पड़ा था। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी भी प्रभावित हुई थी। नौकरियां नहीं मिलती थी, क्यों? क्योंकि श्रम ज्यादा हो गया था, नौकरियां कम थी। और जैसे ही गांवों के अंदर यह खबर पहुंचती थी कि भाई शहर में नौकरी मिल रही है, तो गांवों से सैकड़ों के हुजूम बन करके शहरों की तरफ चल पड़ते थे नौकरी पाने के लिए। जैसे ही नौकरियों की खबर गांव में पहुंचती थी, सैकड़ों की तादाद में लोगों के हुजूम शहरों की तरफ चल पड़ते थे। अब नौकरी मिलती कैसे थी? इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। नौकरी की संभावना तभी बनती थी जब वहां आपके कोई यार दोस्त होते थे, या कोई कुनबा कुटुंब के लोग होते थे, या कोई जान पहचान होते था। संभावना तभी इस बात की थी, नौकरी की संभावना इसी बात पर निर्भर करती थी कि जब वहां कोई जान पहचान वाले लोग होते थे। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती, कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। जैसे मान लीजिए आपका कोई जानकार व्यक्ति, कोई यार दोस्त है, रिश्तेदार है, वो किसी कारखाने में काम कर रहा है, तभी वहां नौकरी की संभावना होती थी, क्योंकि वो आपकी सिफारिश कर सकता था वहां पर। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा रहती थी। लेकिन सबके तो ऐसे सामाजिक संपर्क होते नहीं है कि सबकी जानकारियां हो, या शहरों में उनके रिश्तेदार, जानकार, कुनबा कुटुंब के लोग काम करते हो, तो बड़ी समस्या रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे, और रोजगार चाहने वाले जो लोग थे वो शहरों में जाते थे और हफ्तों तक भटकते रहते थे काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में। रोजगार मिलता ही नहीं था, क्योंकि श्रम ज्यादा था, रोजगार की कमी थी। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। शहरों में जाकर के उनको पुलों के नीचे सोना पड़ता था, रैन बसेरों में जाकर के रात काटनी पड़ती थी। वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रातें काटते थे। और कुछ बेरोजगार तो शहरों में बने हुए जो निजी रैन बसेरे होते थे उनमें जाकर के रुकते थे। कुछ बेरोजगार शहरों में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे, और बहुत सारे जो निर्धन बेरोजगार होते थे वो कानून विभाग के द्वारा वहां पर जो अस्थायी रैन बसेरे बनाए जाते थे उनमें जाकर के रुकते थे, उसमें अपना समय व्यतीत करते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। अब देखिए यहां बेघर और भूखे लोग यहां पर दिखाए गए हैं। सैमुअल ल्यूक फिल्टस की पेंटिंग है, 1874 का यह चित्र है, और इस चित्र के अंदर देखिए कितने नीरस बेघर लोग हैं जिनका कोई भी नहीं है, उनको इस चित्र के अंदर दिखाया गया है।
इस पेंटिंग में यह दिखाया गया है कि लंदन में बेघर लोग एक कामघर यानी वर्क हाउस में रात भर ठहरने के लिए अर्जी दे रहे हैं। यानी एक वर्क हाउस है, उसमें उनको रात को रुकना है और उसको लंदन का ये चित्र है, तो उसके लिए वो एप्लीकेशन दे रहे हैं कि भाई हमको रात में यहाँ ठहरने के लिए रोक दिया जाए, यानी हमको रात में ठहरने की मंजूरी मिल जाए। ये जो आश्रय स्थल थे लंदन के अंदर, ये जो वर्क हाउसेस थे, ये आश्रय स्थल इन बेसहारा लोगों के लिए या जो आवारा लोग थे, सड़कों पर रात भर रात दिन इधर उधर घूमते रहते थे, उनके लिए बनाए जाते थे। ये आश्रय स्थल बेसहारा सड़कों पर रहने वाले आवाराओं और यहाँ वहाँ भटकते लोगों के लिए गरीब कानून आयुक्त की देखरेख में चलाए जाते थे। लेकिन इन वर्क हाउसेज में जो रहना था या इनके अंदर जो जीना था वो जिल्लत भरा हुआ होता था। इन वर्क हाउसेज में रहना जिल्लत की बात थी। इसमें प्रवेश करने से पहले हर एक की पहले डॉक्टरी जांच होती थी और उससे उसके स्वास्थ्य का जांच किया जाता था कि इसके शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है। उसके कपड़ों को देखा जाता था, कपड़े गंदे तो नहीं है, शरीर से वो गंदा तो नहीं है। इस प्रकार से सारी उसकी जांच करने के बाद में ही इसके अंदर प्रवेश दिया जाता था और फिर प्रवेश के बाद में भी इसमें अंदर जाकर के बहुत परिश्रम कराया जाता था, उनसे बहुत मेहनत कराई जाती थी। हर एक की डॉक्टरी जांच करके ये पता लगाया जाता था कि व्यक्ति बीमार तो नहीं है, उनका शरीर पूरी तरह से साफ है या नहीं है, उसके कपड़े मैले तो नहीं हैं। उन्हें कठोर परिश्रम भी करना पड़ता था और बहुत जिल्लत भरी जिंदगी से इन वर्क हाउसेस के अंदर रहना होता था। अब देखिए मौसमी काम और मजदूर। देखिए बहुत सारे ऐसे काम भी होते थे, मौसमी काम, सीजनल काम जिनको कहते हैं। कोई उनका सीजन होता है तो उसमें काम बहुत सारा होता है और जब सीजन नहीं होता है तो काम बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो ऐसे कामों के अंदर क्या होता था कि जो श्रमिक थे उनको कई बार तो वहां पे नौकरी मिल जाती थी और फिर जैसे ही सीजन खत्म हो जाता था तो उनको अपने घर पर ही हाथ पे हाथ रख करके बैठना पड़ता था। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली हाथ बैठना पड़ता था। जब काम का सीजन गुजर जाता था तो ये जो बेचारे गरीब लोग थे ये तो सड़कों पर ही आ जाते थे, इनके पास कुछ बचता ही नहीं था, कहाँ काम करें। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे और कुछ लोग तो जाड़े खत्म होने के बाद में, जाड़ों के बीत जाने के बाद में अपने गांव में प्रस्थान कर जाते थे, गांव चले जाते थे, क्योंकि वहां अब कुछ कोई काम का अवसर था, यानी काम मिल सकता था। क्योंकि कुछ फसल ऐसी होती हैं जो जाड़ों के बाद में बोई जाती हैं, उनकी कटाई होती है, तो वहां काम मिलने की संभावना रहती थी, इसलिए वो जाड़ों के बाद में अपने गाँव में प्रस्थान कर जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गाँव में चले जाते थे जहां इस समय काम निकलने लगता था। लेकिन ज़्यादातर लोग तो शहरों में ही रहते थे और शहरों में रह करके वो अपने लिए छोटा मोटा कोई काम ढूंढते रहते थे, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य के अंदर वहाँ पर बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत कठिन काम था। लेकिन ज़्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे, जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। अब देखिए मजदूरों के वेतन की बात करते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतनों में कुछ वृद्धि हुई थी, कुछ सुधार आया था। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया था, लेकिन इस वेतन में सुधार से मजदूरों की हालत में सुधार आया हो यह कहना बहुत मुश्किल है। कि वेतन बढ़े थे तो क्या मजदूरों की हालत भी अच्छी हुई थी, यह नहीं कहा जा सकता। उसके पीछे कारण क्या है कि जो आंकड़े हैं वो इस बात को सही रूप से नहीं दर्शा पाते हैं। लेकिन इनसे मजदूरों की हालत में सुधार हुआ या नहीं यह पता नहीं चलता, क्योंकि आंकड़े सही स्थिति नहीं दर्शा पाते हैं। क्योंकि अलग अलग व्यवसायों के आंकड़े तो एक साथ ही हैं, तो उन आंकड़ों के द्वारा उनको अलग अलग कैसे किया जाए कि किस व्यवसाय के अंदर क्या स्थिति थी। और इसके अलावा जो प्रति वर्ष की स्थिति जो थी उतार चढ़ाव की, वो भी आंकड़े नहीं दर्शा पाते हैं। इसलिए मजदूरों की हालत क्या थी इसका इन आंकड़ों से सही ढंग से पता नहीं चलता है। अलग अलग व्यवसायों के औसत आंकड़ों का फर्क, यानी किसी व्यवसाय में क्या आंकड़े हैं, किसी व्यवसाय के दूसरे आंकड़े हैं, किसी व्यवसाय के तीसरे आंकड़े हैं, तो उनसे हर व्यवसाय की अलग अलग स्थिति का पता लगता है, टोटल मजदूरों की स्थिति का पता नहीं लग पाता। तथा प्रतिवर्ष होने वाले उतार चढ़ाव भी इसमें छिपे रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि जब लंबे नेपोलियन युद्ध चले थे उस समय कीमतें, जो माल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो मजदूरों की जो असली आय थी उसकी जो वास्तविक मूल्य था वो घट गया था, यानी उनकी जो आमदनी का वास्तविक मूल्य कम हो गया था।
मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियन युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में कमी आ गई थी। कैसे आ गई थी उनके वास्तविक मूल्य में कमी? कि उनका जो वेतन था वो तो उतना ही था, लेकिन अब उस वेतन से पहले की अपेक्षा कम चीजें खरीद सकते थे वो, यानी चीजें महंगी हो गई थी, कीमतें बढ़ गई थी। इसका अर्थ यह है कि अब उन्हें वेतन तो पहले जितना ही मिलता था, लेकिन उससे वे पहले जितनी चीजें नहीं खरीद सकते थे। और मजदूरों की आमदनी को प्रतिदिन के वेतन से भी नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि उसमें अवधि का तो पता होना चाहिए कि उसने कितने रोज तक काम किया है। मान लीजिए उसने 5 दिन काम किया है और फिर वो 5 दिन बेरोजगार रह गया, तो अब 10 दिन का अगर उसका औसत वेतन निकालेंगे तो वो तो कम आएगा, क्योंकि 10 का भाग देना पड़ेगा। इसलिए जो समय का यानी अवधि का भी पता लगा होना चाहिए, आवश्यक था कि यानी उन्होंने कितने दिन तक काम किया। मजदूरों की आमदनी सिर्फ प्रतिदिन के वेतन से ही नहीं लगा सकते थे, रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी, यानी उन्होंने कितने दिन काम किया। और तब दिनों का पता लगने से, उसकी अवधि का पता लगने से ही उसकी औसत दैनिक जो वेतन था उसका फिर पता लगता था, उससे औसत दैनिक आय का पता लगता था। यानी वो मतलब अवधि को और वेतन को दोनों को गुणा करके जब अवधि का भाग देंगे तब उसका औसत निकलेगा कि प्रतिदिन उसकी आय कितनी थी। अब देखिए बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में जब वहां बहुत अच्छी हालत थी ब्रिटेन के अंदर, तब भी शहरों में 10% लोग तो निहायत ही गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीबी की स्थिति में थे। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालत में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। और जब 1830 के अंदर आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, तब भी बेरोजगारी की बात करें तो अलग अलग व्यवसायों में वो 35% से 75% तक बढ़ जाती थी। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौर में भी बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35% से 75% तक पहुंच जाती थी। और इस बेरोजगारी की आशंका से ही जो मजदूर थे वो नई प्रौद्योगिकी से डरते थे, चिढ़ते थे। उनको लगता था कि नई टेक्निक आ जाएंगी तो हम तो बेरोजगार ही हो जाएंगे। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। और 1764 के अंदर जब जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी नामक ऊन काटने की एक मशीन बनाई, तो उससे काटने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत तेज हो गई थी और मजदूरों की मांग भी घट गई थी, क्योंकि अब बहुत तेजी से कटाई होने लगी थी और मजदूरों की आवश्यकता भी अब बहुत कम हो गई थी। 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी नामक ऊन काटने की मशीन बनाई, तो इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी थी। एक पहिए को एक मजदूर घुमाता था तो बहुत सारी तकलियां एक साथ घूमने लगती थीं और कई धागे भी एक साथ बनने लगते थे। एक पहिए को घुमाकर मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। और जब ऊन कताई के उद्योग के अंदर इस मशीन को उपयोग किया जाने लगा था, तो जो हाथ से कताई का काम करने वाली औरतें थी, उन्होंने इस मशीन के ऊपर हमले करने प्रारंभ कर दिए। और अब जब ऊन उद्योग में इस मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया, तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी थी। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव बहुत लंबे समय तक चलता रहा था। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। ये देखिए स्पिनिंग जेनी टी.ई. निकलसन द्वारा ये चित्र बनाया गया है। जेम्स हारग्रीव्स ने जो मशीन बनाई थी स्पिनिंग जेनी, उसका ये चित्र है। इसमें ये एक पहिया है और इससे कई सारी ये तकलियां घूमती है और कई धागे एक साथ ही बनने लगते हैं। एक ही पहिए से कई सारी तकलियां घूमने लगती थी और कई सारे धागे एक साथ ही बनने लगते थे। अब एक देखिए, एक मजिस्ट्रेट ने एक घटना का भी वर्णन किया है। उसने बताया है कि भाई जैसे एक कोई बहुत बड़ा निर्माता था और उसका कारखाना था, उस कारखाने के अंदर ये स्पिनिंग जेनी मशीन लगी हुई थी और वो उससे ऊन कताई का काम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके जो कारखाने के ऊपर बहुत सारे जो कोयला मजदूर थे, उन्होंने और उनकी पत्नियों ने एक साथ ही वहाँ पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। वो क्यों हुआ? क्योंकि जो कोयला मजदूरों की जो पत्नियां थीं वो हाथ से ऊन काटने का काम करती थी। अब जब ये मशीन आ गई तो उनके तो रोजगार पर ही संकट आ गया था, तो उन्होंने वहां एक साथ हमला कर दिया और इन मजिस्ट्रेट साहब को उसकी सुरक्षा के लिए वहां पर बुलाया गया था। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो तो आक्रामक मुद्रा में वो मजदूर और उनकी पत्नियां उनके ऊपर चढ़े ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं।
और वो तो उन सारी मशीनों को वहाँ तोड़ना चाहते थे, तोड़ मरोड़ करके जाना चाहते थे। तब फिर उनको जो उनके पुरुष थे उनको समझाया गया कि भाई ये नए आविष्कार हैं, इससे नया काम होगा, अब आप भी अपना काम कीजिए। तब वो जो पुरुष थे वो माने और उनको शांति से फिर वहाँ से भेजा गया था। ये एक प्रत्यक्ष घटना का वर्णन है 1790 का। एक मजिस्ट्रेट ने 1790 में एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसमें उसे मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। मजदूरों ने हमला कर दिया था निर्माता के ऊपर, तब मजिस्ट्रेट साहब को वहां पर बुलाया गया था। कोयला मजदूर और उनकी बीवियों के गिरोह की परेशानी के कारण जो कोयला मजदूर थे और उनकी जो पत्नियां थी वो वहां पर आई थी, क्योंकि उनके सामने परेशानी आ गई थी, क्योंकि उनकी बीवियों का काम स्पिनिंग इंजन के कारण छिन गया था। शुरू में वे बड़े अड़ियल ढंग से आगे बढ़े थे, वो क्योंकि उनका काम छिन गया, वो वहां आए और वो उसको तोड़ने फोड़ने के लिए मशीनों को वो बहुत अड़ियल तरीके से आगे बढ़ने लगे थे। ऊन उत्पादन में अभी अपनाई गई मशीनों को वे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे। वो इन मशीनों का जिनसे ऊन उत्पादन हो रहा था उनको वो तोड़ देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से ही शारीरिक श्रम की मांग घटने वाली थी। जो हाथों से जो काम किया जाता था वो उसका महत्व अब खत्म होने वाला था। औरतों ने हंगामा मचाया हुआ था, आदमियों को समझाना आसान था, इसलिए कुछ खींचतान के बाद उन्हें शांतिपूर्वक घर जाने के लिए तैयार कर लिया गया। बड़ी मुश्किल से माने और फिर वो घर जाने के लिए वहां से तैयार हुए। देखिए 1840 के दशक के बाद में शहरों के अंदर जो निर्माण कार्य थे, निर्माण कार्यों की गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी और उससे लोगों को रोजगार मिलने लग गए थे। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी थीं और लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हो गए थे। शहरों के अंदर सड़कों का निर्माण प्रारंभ हो गया था, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा था, रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे थे, रेल लाइनों का विस्तार किया जा रहा था, सुरंगें बनाई जा रही थी, सीवरेज की व्यवस्था की जा रही थी, जल निकासी की व्यवस्था की जा रही थी और नदियों के तटबंध, ऐसे अनेक कार्य शहरों के अंदर प्रारंभ हो गए थे। सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गईं, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए, विभिन्न प्रकार के कार्य शहरों में प्रारंभ हो गए थे। और आप ये देख लीजिए कि इतना ज़्यादा काम होने लग गया था कि परिवहन उद्योग में जहां 1840 तक पहुंचते पहुंचते ही जो काम करने वालों की संख्या थी वो दुगनी हो गई थी और अगले 30 वर्षों के अंदर वो फिर दोबारा दुगनी हो गई थी। यानी परिवहन उद्योग का काम इतना ज़बरदस्त चल रहा था, सड़क निर्माण का, रेल निर्माण का कार्य बहुत तेजी पर था, इसमें काम करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी, रोजगार के अवसर भी बढ़ते जा रहे थे। 1840 के दशक तक पहुंचते पहुंचते इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या दुगनी हो चुकी थी और अगले 30 वर्षों में फिर दुगनी हो चुकी थी। इससे आपको इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कार्य कितना प्रगति पर था। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में 2 गुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर 2 गुना हो गई थी। और देख लिए अगला चित्र देखिए आप, मध्य लंदन में निर्माणाधीन एक उथला भूमिगत रेलवे स्टेशन का यह चित्र है। इलस्ट्रेटेड टाइम 1868 में से लिया गया ये चित्र है। यहां पर देखिए एक रेलवे स्टेशन बन रहा है मध्य लंदन के अंदर, उसका ये चित्र है। 1850 के दशक के अंदर लंदन में बहुत सारे रेलवे स्टेशनों का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया था, जिसके लिए सुरंग बनाने के लिए और उसके बल्लियों की पाड़ लगाने के लिए और लोहे और उसका ईंट का काम करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती थी। यानी लोगों को खूब रोजगार मिलने लग गया था। जो रेलवे के स्टेशन बनने के कारण बहुत सारे लोगों को काम मिलने लग गया था और फिर ये रोजगार के लिए लोग बाग एक निर्माण स्थल से दूसरे निर्माण स्थल की तरफ आने जाने लग गए थे, आते जाते रहते थे। यहाँ काम मिलता था तो यहाँ रुक जाते थे, यहाँ काम करना प्रारंभ कर देते थे। अगर यहाँ नहीं होता था, यहाँ मजदूर पर्याप्त हो चुके होते थे तो ये दूसरे निर्माण स्थल पर चले जाते थे, दूसरे रेलवे स्टेशन पर जहाँ काम चलता था वहाँ पहुँच जाते थे और फिर वहाँ जा करके अपना काम प्रारंभ कर देते थे। यानी अब रोजगार की कमी नहीं रही थी। शहरों के अंदर रेलवे स्टेशनों, सड़कों, अनेक निर्माण कार्य के कारण अब रोजगार की कमी नहीं थी। 1850 के दशक से पूरे लंदन में रेलवे स्टेशन बनने लगे थे। इसका मतलब था कि सुरंगें बनाने, बल्लियों की पाड़ लगाने, ईंटें और लोहे का काम करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। रोजगार चाहने वाले एक निर्माण स्थल से दूसरे निर्माण स्थल तक जाते रहते थे।
और इस प्रकार से बच्चों हमने आज देखा कि औद्योगिकरण का जो ये युग था, इसमें हाथ के श्रम और वाष्पीकरण के बारे में हमने अध्ययन किया। और अब हम यही विराम लेते हैं और अगले भाग के अंदर हम उपनिवेशों में औद्योगिकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।